नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी। इस थ्योरी पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एक भारतीय क्रिकेटर ने किया है धमाका। यह धमाका और जबरदस्त इसलिए है क्योंकि उसने छोड़ा है पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को आईसीसी की वनडे रैंकिंग्स में पीछे। ये खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। सबसे पहले उनके इस धमाके की बात करते हैं और उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक अहम मैच से पहले शुभमन गिल बन गए हैं दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज। पाकिस्तान के बाबर आजम को उन्होंने पीछे छोड़ा है। इंग्लैंड के खिलाफ हालिया जो सीरीज थी उसमें उन्होंने शानदार शतक लगाया था। उस शतक का ही इनाम इस रैंकिंग के तौर पर उनको मिला है। और बड़ी बात जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गिल को उप कप्तान बनाया गया था। पहले ही प्रमोशन मिली थी आयुष, आपको वाइस कैप्टन बनाया गया चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में, और जिम्मेदारी दी गई आपको। टीम इससे साफ समझ में आता है कि टीम मैनेजमेंट कितना भरोसा करता है आपके ऊपर। और पहला मैच शुरू हो उससे पहले खबर आती है कि आप दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, तो अब आपके पास दो कैप हैं। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ साथ 2 कैप है, एक इंडियन टीम के वाइस कैप्टन, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। और मुझे लगता है सर कि टीम इंडिया के लिहाज से, उस प्लेयर के लिहाज से कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा कि भाई मैं किसी आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में नंबर 1 बल्लेबाज के तौर पे घुस रहा हूं। बहुत बड़े बड़े नाम है, रोहित शर्मा की बातें हो रही है, विराट कोहली की बातें हो रही है, श्रेयस अय्यर की बात की जा रही है, ऋषभ पंत होंगे, केएल राहुल होंगे, और इन तमाम बड़े बड़े नामों के बीच में नंबर 1 का तमगा हासिल करना इस बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले पहला मैच होने से मुझे लगता है बड़ी बात है। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होगा। और शुभमन गिल का सर एक बेसिक ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके के प्लेयर हैं, जब जिम्मेदारी दी जाती है तो बड़े प्लेयर की निशानी यही है कि जब आपको जिम्मेदारी दी जाए तो आप उस पर खरे उतरें। जिम्बाब्वे दौरे पे देखिए उनको कप्तान बनाया गया और वहां पे हाईएस्ट स्कोरर थे उस पूरी सीरीज में, भले T20 आई की बात थी। उसके बाद लगातार जब भी मौका मिला है क्रूशियल स्टेज पे रन बनाए हैं। और इनफैक्ट पिछले 1.5 से 2 साल की अगर बात करें तो ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन भी उन्होंने बनाए हैं। वेल डिजर्व्ड, बिल्कुल डिजर्व करते थे। और इंग्लैंड दौरे पे लगातार कंसिस्टेंटली 3 मैच में प्रदर्शन किया है, रन बनाए हैं। बड़ा टूर्नामेंट है, पहले मैच से ही अगर शुभमन गिल फॉर्म में रहेंगे तो रोहित शर्मा का भी काम आसान होगा, विराट कोहली का काम भी आसान होगा, क्योंकि टॉप 2 में से अगर कोई एक खिलाड़ी इस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है और कंसिस्टेंटली कर रहा है तो ये टीम इंडिया के लिए इससे बेहतर नहीं हो सकता। क्योंकि 50 ओवर के मैच में तो फॉर्मूला सिंपल होता है, स्टार्ट अच्छा मिले और उसके बाद आगे आप उस पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और स्टार्ट अच्छे मिलने के लिए आपको चाहिए ओपनर्स बेहतर फॉर्म में नजर आए। शुभमन गिल नंबर 1 बल्लेबाज के तौर पे जाएंगे ओडीआई रैंकिंग्स में इस टूर्नामेंट के अंदर। और जिस तरीके का प्रदर्शन किया है 3 मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ, मुझे लगता है कि कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट या आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अगर 5 मैच टीम इंडिया खेलती है, फाइनल तक पहुंचती है, तो हाईएस्ट रन स्कोरर भी इस टूर्नामेंट के वो बन सकते हैं। मैं उनको उन खिलाड़ियों में देख रहा हूं जो शायद सबसे ज्यादा रन बनाएंगे इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, और उनके ऊपर भरोसा भी जताया है भारतीय टीम ने। नहीं तो बीच में बड़ी जबरदस्त एक नैरेटिव सेट की जा रही थी कि यशस्वी जायसवाल को आप लेकर आइए, दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन लेकर आइए। लेकिन रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी दिखाई, वो परिपक्वता दिखाई कि अगर मेरा एक सेट पैटर्न से करते हुए खेलते हुए हमें कामयाबी मिल रही है तो सिर्फ दाएं और बाएं हाथ के समीकरण को बिठाने के लिए हम इस जोड़ी को नहीं तोड़ेंगे। तो वो भरोसा जताया है। और शुभमन गिल ने हाल के दिनों में जब उनको कप्तानी सौंपी गई तो उन्होंने कहा भी किस तरह से रोहित भाई से वो चीजें सीखते हैं और रोहित किस तरह से उनको वो स्पेस भी देते हैं कि आप आइए और अगर आपके जहन में कोई बात है, मैच को लेकर कोई विचार है तो जरूर साझा करिए। तो जैसा हम बात कर रहे हैं कि एक बड़े टूर्नामेंट के पहले मैच से पहले शुभमन गिल का नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बनना ना सिर्फ उनके लिए फायदेमंद है बल्कि भारतीय टीम के लिए इस अभियान की शुरुआत करने के लिहाज से बहुत फायदेमंद, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। चलिए अब चलते हैं उस पहले मुकाबले की तरफ जो गुरुवार को खेला जाएगा। मुकाबला क्या है साहब? मुकाबला है भारत और बांग्लादेश के बीच। दोपहर 2:30 बजे ये मैच शुरू होगा और इस मैच के साथ ही वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुकी है, लेकिन भारतीय टीम का जो अभियान है इसी मैच के साथ शुरू हो जाएगा। मैच के पहले नेट्स पे टीम इंडिया की जबरदस्त तैयारी दिखाई दी है। जो 2-3 नेट सेशन हुए उन सभी में पूरा इंटेंस तरीके से भारतीय टीम ने वहां पर परफॉर्म किया। जाकर सारे खिलाड़ी एक साथ थे, बल्लेबाजी क्रम में बल्लेबाजी हुई, गेंदबाजों ने पूरी जान लगाकर गेंदबाजी की और वहीं से निकल कर आई ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी। अब थोड़ा सा अगर पीछे में ले जाऊं आयुष आपको, सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 4-1 से भारत को जीत दिलाते हैं और कहते हैं कि साहब हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड खेलेंगे, हम ऐसे ही आक्रामक तरीके से खेलेंगे।
उसमें कभी कभी हो सकता है कि हमको नाकामी हाथ लगे, लेकिन हम अपना फॉर्मूला अब यही रखने वाले हैं। उसके बाद यही बात गौतम गंभीर कहते हैं एज अ कोच। उसके बाद जब हम नेट्स देख रहे हैं भारतीय टीम के, जो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले दुबई में हुए, 3 घंटे के नेट्स में तकरीबन 200 छक्के, यानी हर मिनट एक छक्का लग रहा था। और वो छक्का लगाने वाला कोई एक खिलाड़ी नहीं था। ऐसा नहीं था कि रोहित शर्मा मार रहे थे, विराट कोहली नहीं मार रहे थे, या श्रेयस अय्यर मार रहे थे, ऋषभ पंत नहीं मार रहे थे, या कोई एक्स मार रहा था, वाई नहीं मार रहा था। जो जा रहा था वही छक्के मार रहा था। ये दिखाता है कि हो सकता है कि वनडे फॉर्मेट में 50 ओवर के मैच में कोई एक मैच ऐसा बुरा पड़ जाए जब आपकी टीम 50 ओवर बल्लेबाजी भी ना कर पाए, जब आपकी टीम 150-160 रन पर सिमट जाए। लेकिन हाँ, चलेंगे तो 400 को टारगेट करेंगे अब, कि अब हमको 350 प्लस हर मैच में बनाना है। बिल्कुल सर, और मतलब जीत का मंत्र वहीं पे सेट हो जाएगा अगर आप स्पेशली पहले आपकी बल्लेबाजी आती है, जो ड्यू फैक्टर, जो तमाम एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि 350 का टारगेट है। और बिल्कुल आपने बात सही कही, 200 प्लस छक्के लगे और किसी एक बल्लेबाज ने नहीं लगाया। बैक टू बैक जिसको मौका मिल रहा था, जो जा रहा था, सब छक्के लगा रहे थे। इसका मतलब साफ है, इंटेंट जिसकी बात हो रही थी लगातार, जिसको कैरी फॉरवर्ड किया गया, वो इंटेंट जो सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में बात कर रहे थे, वही इंटेंट जो शायद रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप में दिखाया, शायद उससे ज्यादा ही +2 इंटेंट के मामले में मुझे लगता है कि इस अब चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया उतरने वाली है। और ये खतरे की घंटी है सामने जो भी टीम पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि 50 ओवर में एक अप्रोच हमने देखा है बेसिक कि भाई 40 ओवर के बाद आप अटैक करना शुरू करते हैं, या फिर पहले 10 ओवरों में, बीच में आप मिडिल ओवर्स में बड़े आराम से खेलते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। लेकिन टीम इंडिया उस इरादे से नहीं उतरने वाली है। 400 रन बनाने हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि किस तरीके के इंटेंट के साथ टीम इंडिया उतरेगी। और अगर विराट कोहली आगे बढ़ के छक्के लगा सकते हैं सर, तो मुझे लगता है कि 50 ओवर क्रिकेट में फिर बाकी प्लेयर्स तो बहुत ज्यादा इंटेंट वाले हैं। रोहित शर्मा रुकने वाले नहीं हैं, वो तो जल्दी ही रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे सबसे ज्यादा छक्कों का ओडीआई क्रिकेट की अगर बात करें। इसके अलावा श्रेयस अय्यर हैं, शुभमन गिल हैं, ऋषभ पंत को मौका मिला। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये पूरी टीम 6 हिटिंग मशीन हो चुकी है और जिस तरीके से खेल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मिडिल ओवर्स में अगर छक्के लगाना आप सीख गए, स्पिनर्स पे हावी होना, बेसिकली छक्के लगाना मतलब स्पिनर्स और जो आपके चौथे, पांचवें, तीसरे गेंदबाज हैं उन पे हावी होना। अगर आप हावी हो गए तो मैच सर वहीं से पलट जाता है और फिर लास्ट के 10 ओवरों में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसी टेम्पलेट के साथ। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये बेहतर इंटेंट है। और कहते हैं ना कि टीम, सामने वाली टीम पहले ही डर जाए, ऐसा काम कर दो कि सामने वाली टीम प्रैक्टिस में 200 छक्के लगा दिए कि सामने वाली टीम अब आगे गेंद डालने से तो एटलीस्ट वो डरने वाले हैं फिर। बिल्कुल, अरे भाई ऐसे ऐसे छक्के लगे कि मैदान से दूर कप्तान साहब जो है वो कोच से कुछ बातचीत कर रहे थे, वहां तक गेंद पहुंची है। तो जिस तरह के छक्के लगे हैं, एक तरह से एक समय ऐसा भी हो सकता है कि कप्तान और कोच को देख के छक्के लगाए जा रहे हो कि वहां पे खड़े उधर ही मारता हूं। देख लो, मैं भी शॉट्स लगा रहा हूं। और केएल राहुल से लेके हार्दिक पांड्या से लेके ऋषभ पंत तक सबने एक ही तरह के अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी की है। यानी वो सोच बिल्कुल साफ है कि मन में किसी भी तरह का ना डर नहीं रखना है। जिस तरह की बल्लेबाजी चाहिए उस तरह की बल्लेबाजी करनी है, फिर चाहे शुरू में 1-2 झटके लग भी जाए तो भी। और मुकाबला भी पहला बांग्लादेश के खिलाफ है और रिकॉर्ड्स बहुत बेहतर हैं भारत के। क्या कहते हैं रिकॉर्ड, जरा आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा ही जबरदस्त मामला है। 80% ऑलमोस्ट मैचेस जो है वो भारत ने जीते हुए हैं आपके सामने, और इसीलिए भारत का झंडा भी इस ग्राफिक्स में बड़ा शानदार तरीके से लहरा रहा है। और पुराने फैन जो हैं, जो धोनी को लेकर पूरी दुनिया में घूमते हैं, नंबर 7 को अपने शरीर पर पेंट करके, उन्हीं के हाथ में वो झंडा है, लेकिन दर्शकों के चेहरे खिले हुए, तो वो तस्वीर ही बता रही है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। 41 मैच 32 में भारत जीता है, 8 मैच बांग्लादेश ने जीता है, 1 मैच ऐसा रहा जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो यानी बहुत साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की टीम एक पहले मैच के लिहाज से अपेक्षाकृत कमजोर टीम है। हाल फिलहाल में उस तरह से सेटल भी नहीं है कि भारतीय टीम के सामने कोई दिक्कत आए। लेकिन अब जो हम आपको अगला ग्राफिक्स दिखाएंगे वो बताएगा कि सावधानी क्यों जरूरी है। आखिर क्यों बांग्लादेश की टीम से जब पहला मुकाबला होता है तो भारतीय टीम को थोड़ा सा अपने आप को हमेशा टोज पे रखना होता है, अलर्ट रहना होता है, सतर्क रहना होता है। ये जानकारी आयुष आप बता दीजिए। बिल्कुल सर, 2007 वर्ल्ड कप मतलब किसको नहीं याद होगा, हर क्रिकेट फैन को याद होगा। और 2007 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में, फ्रेम ही डाल दीजिए ये ग्राफिक्स। बिल्कुल, 2000 पहले ही राउंड में जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम ने हराया था और टीम इंडिया राउंड
मतलब पहले राउंड से ही बाहर हो गई थी। बड़ा मतलब वो काला अध्याय टाइप का था वो जो दौर था एक इंडियन क्रिकेट का। हालांकि उसी 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन 50 ओवर क्रिकेट के लिए सीनियर प्लेयरों के लिए वो चीज बिल्कुल ठीक नहीं थी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे टीम इंडिया के बीच में, कोच को लेके, खिलाड़ियों को लेके विवाद चला। बांग्लादेश के खिलाफ हार बनी थी वजह, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि श्रीलंका से बेहतर मुकाबला होगा, बरमूडा से हम जीत गए, लेकिन बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम में गांगुली, सहवाग, सचिन, द्रविड़, युवराज, धोनी जैसे स्टार थे। मतलब सर ये बैटिंग ऑर्डर देखने के बाद भी अगर आपको कोई ये बोले कि उस जमाने की, मतलब अब तो बांग्लादेश ने काफी इवॉल्व कर लिया है एज अ क्रिकेटिंग नेशन, लेकिन 2007 की बांग्लादेश ने अगर इस बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस कर दिया और मुश्किल में डाल दिया तो ये बड़ी बात है। भारतीय टीम मात्र 191 रन जोड़ पाई इस बैटिंग ऑर्डर के होने के बावजूद, और बांग्लादेश ने 48.3 ओवर्स में इस लक्ष्य को इजीली हासिल कर लिया था। वो चोट सर कितनी बार भी 2011 में हमने हरा दिया, 2015 में भी हमने हराया था, आगे भी एशिया कप में बहुत बार हम भिड़ते रहे हैं, हर बार इनको हराए, लेकिन वो 2007 की जो हार है सर उसकी कसक बार बार रहती है। और जो रिकॉर्ड हमने थोड़ी देर पहले दिखाया कि 80% मैचेस हमने बांग्लादेश से जीते हैं, कितने और मैचेस हम जीतेंगे और कितनी और बार वर्ल्ड कप में इनको हराएंगे कि वो एक जो हार की कसक है, वो जो टीस है वो पूरी हो जाए और एटलीस्ट हम सेटिस्फाई हो जाए कि चलो रात गई बात गई। असल में आयुष होता क्या है कि कुछ तस्वीरें ना कभी भी जहन से उतरती नहीं है। जैसे मैं इसका उदाहरण दूंगा आपको चेतन शर्मा के उस छक्के से जो जावेद मियांदाद ने लगाया था शारजाह में। सोचिए जावेद मियांदाद के उस छक्के ने क्या असर किया कि वही चेतन शर्मा जिनके नाम वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, कोई नहीं जानता है, और जानता भी है तो कम से कम उनको इस बात के लिए अप्रिशिएट नहीं करता कि भैया हैट्रिक ली थी वर्ल्ड कप की पहले। हमेशा याद आता है वो 6 जो जावेद मियांदाद ने मार दिया था। लेकिन फिर वो बदलता कब है, जब 2004 के बाद से आप लगातार जीतते हैं। तो बांग्लादेश ने वो जो झटका दिया था बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था, इसीलिए शायद। और फिर जिस तरह से क्रिकेट बदल रही है, जिस तरह से क्रिकेट में लगातार बदलाव हो रहे हैं, उसमें 50 ओवर का मैच हो तो फिर भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि नहीं इस टीम का पलड़ा भारी है और दिस और दैट, वरना अगर वो 20 ओवर का मैच है आप जानते हैं क्या क्या उलटफेर हो जाते हैं। तो 50 ओवर में आप सावधान रहें, इन रिकॉर्ड्स को 41, 32, 8 के रिकॉर्ड्स को और बेहतर करें, यही करना चाहिए। और 2007 से आपको हमेशा सबक लेना चाहिए कि सिर्फ टीम में बड़े नाम होने से नहीं होता, आपको मैच के दिन परफॉर्म भी करना होता है। तो आप चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत कर रहे हैं, बेहतर होगा कि इसी माइंडसेट से जाएं कि हमको जहां पर मैच नंबर 42 लिखा जाएगा तो भारत जीता, वहां 33 लिखा जाएगा, 33 लिखा जाएगा, ये माइंडसेट होना चाहिए। चलिए नेट सेशन जिसका जिक्र हमने शो की शुरुआत में किया था कि बड़ा इंटेंस नेट सेशन देखने को मिला भारतीय टीम का। बल्लेबाजी ने जो किया वो हमने डिस्कस किया ही अभी कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, गेंदबाज भी कमजोर नहीं पड़ रहे थे। गेंदबाजों ने भी, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो चाहे वो स्पिनर्स हो, सबने पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ अपना अभ्यास किया है। किस तरह से जो प्लेइंग 11 के आसार मिले हैं वो आपको दिखाते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती को मौका नहीं मिलेगा। यानी ये बॉलिंग यूनिट में से अगर आप बात कर लें तो ये 3 खिलाड़ी आपको बाहर दिखाई देंगे। पंत को भी पहले मैच में मौका मिलने के आसार कम लिख रहे हैं हम, हालांकि वो ना के बराबर ही है। वो इसलिए क्योंकि बहुत साफ तौर पर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ये कह दिया था कि विकेटकीपर के तौर पर पहली पसंद जो है वो केएल राहुल है। बाकी जिस चीज का अभी हम जिक्र कर रहे थे, बल्लेबाजी क्रम में हर किसी ने खुलकर शॉट्स लगाए हैं। हम लोग बात कर रहे थे आयुष पिछले शो में कि किसी भी टूर्नामेंट की शुरुआत में, खासतौर पर पहले मैच में, अगर आप सटीक प्लेइंग 11 के साथ चले जाएं तो काफी सारी चीजें सॉर्टेड रहती हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 का सही चयन आपके लिए मैच शुरू होने से पहले ही मैच के जीतने की बुनियाद तैयार करता है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो शायद सबसे तार्किक यही है कि आप वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, ऋषभ पंत को बाहर बिठाएं और जो बाकी 11 खिलाड़ी हैं उनके साथ पहले मैच पे जाएं। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। और हम पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे, हमारे अगर आप पुराने शोज भी देखेंगे तो हमने जो मोर और लेस प्लेइंग 11 पे बात की वो यही है। प्लेइंग 11 ऐसी ही नजर आने वाली है। वॉशिंगटन सुंदर बिल्कुल जगह नहीं बनती है, आप देखिए किसकी जगह खिलाएंगे। अक्षर पटेल बैट बॉल दोनों से परफॉर्म कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा बैट बॉल दोनों से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी
जगह नहीं बनती है। हर्षित राणा पहले मैच में ठीक है, मोहम्मद शमी थोड़ी चोट के बाद से वापस आ रहे हैं, लेकिन बड़े मैच में प्रदर्शन कैसे करना है, स्पेशली आईसीसी के वर्ल्ड कप्स में। अगर आईसीसी के टूर्नामेंट्स में शिखर धवन की बात होती है तो वैसे ही गेंदबाजों में मोहम्मद शमी की बात होती है। हर एक आईसीसी टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी एक अलग फॉर्म में नजर आते हैं और वो चीज आप उसको बैक करेंगे। एक्सपीरियंस और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2023 के वर्ल्ड कप में क्या कमाल उन्होंने किया, तो उनकी जगह बनती है। अर्शदीप बुमराह चुकी नहीं है, नई गेंद से डेथ में आपको अच्छा गेंदबाज चाहिए जो कि अच्छी गेंदबाजी करे, और अर्शदीप टी20 फॉर्मेट में ये काम लगातार करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जगह भी बनती है। हार्दिक पांड्या को आप बाहर निकाल नहीं सकते, फिर चाहे डेथ ओवर में बल्लेबाजी हो, चाहे एज अ थर्ड पेसर मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने की बात हो। और कुलदीप यादव पिछले कई सालों से लगातार आपके टॉप स्पिनर रहे हैं, अभी भी परेशानी होती है किसी भी टीम को उनको पिक करने में, उनके 10 ओवर बड़े क्रूशल होते हैं मिडिल ओवर्स में, तो मुझे लगता है कि इनकी जगह बिल्कुल नहीं बनती है। और रही बात ऋषभ पंत की, चौथे खिलाड़ी जो बाहर रहने वाले 15 की स्क्वाड से, बिल्कुल ऋषभ पंत ने अच्छा किया है हाल फिलहाल में, लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट में केएल राहुल का अभी भी स्तर बहुत ऊंचा है। और सर केएल राहुल एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, मुझे लगता है ये डिबेट लगातार चल रही है कि एक्स फैक्टर है ऋषभ पंत के पास, वो ठीक है, लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट में अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो चूंकि वो अपनी सारी जिंदगी ओपन कर चुके हैं एज ए बैटिंग ऑर्डर में, तो उनको पता है कि नई गेंद को सी ऑफ कैसे करना है। दूसरी चीज, प्रेशर को एब्जॉर्ब ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पंत के पास केवल एक ही गियर है, वो है 5वां गियर, सीधे वो आते ही वो शॉट्स लगाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन केएल राहुल मिडिल ओवर्स में गेम बना भी सकते हैं और फिनिश भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और विकेट कीपिंग की जहां तक बात है, 2023 वर्ल्ड कप में कमाल की विकेट कीपिंग की थी, हम सब ने देखा था। जो टीम मेडल हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे हर मैच के बाद, उन्होंने 3 बार जीता पूरे वर्ल्ड कप में सर 2023। तो कहीं ना कहीं टीम बड़ी सॉर्टेड नजर आ रही है। और एज अ कोच, एज अ कैप्टन, पिच वगैरह आप देखते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल 11 होती है आप पहले मैच में उसके साथ ही जाते हैं। मुझे लगता है यही बेस्ट पॉसिबल 11 होगी। विकेट खैर किस तरीके का बिहेव करेगा, रातों रात बहुत चेंजेस हो जाते हैं, बट अगेन जो बेस्ट पॉसिबल 11 है वो यही नजर आती है और इसी के साथ टीम इंडिया को जाना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि केएल राहुल, अगर आप देखें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद अगर वनडे फॉर्मेट में आपका सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर होगा तो वो फिलहाल केएल राहुल ही है। बिल्कुल, ये ठीक है कि इस टीम में अलग अलग इंडिविजुअल्स जो है वो मैच विनर है, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, ये सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो भरोसेमंद हैं। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि ये भरोसेमंद नहीं है, लेकिन जब आप उन पहले 3 सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बात करेंगे तो उसमें उनका नाम भी आएगा, यानी केएल राहुल का नाम भी आएगा। पिच का जिक्र कर रहे थे भी आयुष, पिच देखिए क्या इशारा कर रही है और कैसे, अभी उन्होंने कहा कि रातों रात नहीं बदलती, रातों रात कैसे बदल सकती है, ये भी आपको बताएंगे। जरा पिच पॉइंटर्स दिखा दीजिए ताकि ये कहानी भी साफ हो जाए। दरअसल ये कहानी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अभी ILT20 जो खेला गया था दुबई में, उसमें 2 पिचेज ऐसी थी जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये शायद इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि पता रहा होगा कि अगर भारतीय टीम जब यहां पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने तो वो दुबई में ही आएगी, और इसलिए इन 2 पिचेस को छोड़ दिया गया। अब रिपोर्ट्स जो थी वो ये कह रही थी कि इन 2 पिचेस पर जो अभी तक जिस पर मैचेस नहीं खेले गए हैं वहां स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी, और खास तौर पर उन स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी जो तेज गति से, यानी हवा में तेज गति से गेंद डालते हैं, जो आपको कई बार 88-90 किलोमीटर पर आवर तक। जडेजा की बात हो रही है सर, मुझे तो लग रहा है सीधे तौर पे। बिल्कुल, तो इस तरह के गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन अब रातों रात स्थिति क्या बदली है? हुआ ये साहब कि मंगलवार को, जिस दिन भारतीय टीम की प्रैक्टिस नहीं थी, आराम का दिन था, उस दिन मंगलवार के दिन दुबई में बारिश हुई है। लगभग पूरे ही दिन वो टिप टिप जो बारिश होती है ना, वो बारिश होती रही और धूप नहीं निकली। ऐसे में उस पिच पर कोई असर नहीं पड़ा होगा, ये मान लेना थोड़ा चौंकाता है। तो कहीं ना कहीं अभी पिच जो है वो वैसे भी, मैं हमेशा कहता हूं कि अबूझ पहेली की तरह है। अब इस बारिश ने उस पहेली को और थोड़ा और जटिल ही बना दिया है। तो मुझे लगता है, जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे ना आयुष, अच्छा है कि पहला मैच बांग्लादेश से, आप उसमें पिच को भी उतनी ही संजीदगी से समझ लीजिए ताकि फिर आगे आने वाले जो मैचेस हैं उसको लेकर आपको प्लेइंग 11 में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कहीं कोई भ्रम ना रहे। पिच को समझना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है सर। मुझे लगता है कि बड़े सही ऑर्डर में टीम इंडिया के मैचेस पड़े हैं कि आपको आपके जो ओपोनेंट हैं वो एक एक हर मैच के बाद बढ़ते जाएगा आपका लेवल मैचेस का। न्यूजीलैंड से टक्कर की बात हो, पाकिस्तान से टक्कर की बात हो, जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई भी टीम अगर शायद पहला मैच मुकाबला खेलती भारतीय टीम के खिलाफ तो वो एक क्रूशल मैच होता। और कई बार क्या होता है कि विकेट को, सही बात है, अबूझ पहेली है, आप अपनी तरफ से बेस्ट प्लेइंग 11 उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि आप जो रीड करते हैं विकेट उससे थोड़ी अलग निकलती है।
और जब आप गेंद डालना शुरू करते हैं तब समझ में आता है कि यार हमने तो 3 तेज गेंदबाज उठा लिए, लेकिन यहां तो स्पिनर को मदद मिल रही है, तो अब क्या किया जाए। तो आपको लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करने भी पड़ते हैं और मैच के बीच में भी आपको अलग स्ट्रैटेजी के साथ उतरना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश कंपैरेटिवली थोड़ी आसान ओपोनेंट होगी टीम इंडिया के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में, सो दैट कि आप उस विकेट को उस मैच में बेहतर तरीके से समझ पाएं। और अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया को सारे मैचेस उसी मैदान पर खेलने हैं। तो अगर आप पहले मैच में ही उस विकेट के नर्व्स को पकड़ लेते हैं कि भाई ये विकेट किस तरीके का बिहेव कर रही है, बारिश में क्या होता है, रात में क्या होता है, दिन में जब सूरज पड़ रहा है तो किस तरीके से रिएक्ट करती है, अगर ये 2-3 टर्म्स अगर आप समझ लेंगे पिच को लेके, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले मैचेस में टीम इंडिया को सर बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि बाकी टीमें पाकिस्तान में अपने मैचेस खेलेंगी, बस इंडिया से खेलने के लिए आएंगी। एक तो ट्रैवल खैर बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी ट्रैवल के साथ जो थकान होती है या कंडीशंस को अडाप्ट करने की बात है, ठंड, हवा, धूप, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी पे, उन चीजों का भी असर पड़ता है। तो विकेट पे तो बिल्कुल पड़ेगा। टीम इंडिया को चूंकि वहीं पे रह के सारे मैचेस उसी मैदान पे खेलने, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पहले मैच में समझ लीजिए विकेट क्या कहती है, और उसके बाद अगले 2 मैच में फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए कि हमें ये सुनने को ना मिले कि भाई दूसरे या तीसरे मैच में हमने विकेट को गलत रीड कर लिया। ऐसा हालांकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सालों से ये काम रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और पूरा मैनेजमेंट ये करता आ रहा है। तो विकेट की पहचान बेहतर तरीके से होगी, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। बिल्कुल, और यही उम्मीद हर कोई कर रहा है और यही होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस है भारतीय टीम में कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा के पास, और अब इसी तरह के फैसले होते हैं जहां उस एक्सपीरियंस को आप इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये अगर कोई कप्तान नहीं कर रहा है 6 महीने से या 4 महीने से, आप शायद उससे उम्मीद नहीं करते इतनी, जो बात अभी आयुष कहते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि ये जो बारिश है ना, इसकी आशंका मैच के दिन भी है। ये अपडेट भी आपको दिखाते हैं ताकि बात समझ में आए कि आखिर क्यों इतनी चर्चा होने लगी पिच को लेकर। भारत और बांग्लादेश का मैच जो गुरुवार को है, उस दिन भी बारिश की संभावना है, बारिश के आसार हैं। दुबई के मौसम में फिलहाल ओस की दिक्कत नहीं है, तो एक चैप्टर आपका सॉर्टेड है कि आपको वो जो प्रॉब्लम होती है कि कहीं ड्यू फैक्टर ना आ जाए, ड्यू फैक्टर नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो दूसरा फैक्टर है वो बड़ा पेचीदा है भारतीय टीम के लिहाज से, क्योंकि अगर गेंद को स्विंग मिलती है, अगर पिच में मॉइस्चर होता है, गेंद को स्विंग मिलता है, तो फिर बांग्लादेश के जो तेज गेंदबाज हैं वो हाल फिलहाल में भारत के लिए भी परेशानी का सबब बने हैं। तो इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। भारतीय टीम के कप्तान को, भारतीय टीम के बैटिंग ऑर्डर को यह समझना होगा कि किस तरीके से इस मैच पे अप्रोच के साथ जाएं, और साथ ही साथ कप्तान साहब को, कोच साहब को यह भी समझना होगा कि वो फास्ट बॉलर्स को अगर ज्यादा मदद मिल रही है तो क्या कहीं ना कहीं बॉलिंग यूनिट को लेकर अपने प्लान बी पर जाने की जरूरत है या नहीं है। तो ये सारे समीकरण हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है आयुष, क्योंकि आप गए हैं ज्यादा हेवी स्पिनर्स को लेकर, आप गए हैं ये सोचकर कि स्पिनर्स को 5 स्पिनर्स ले जाते हैं और हर तरह का, मतलब प्रोबेबली अब आपने, जैसे आप दुकान पर गए और आपने एक शर्ट देखी, वो शर्ट आपको पसंद आई, आपने पूछा इसमें कितने कलर हैं, उसने कहा 4, आपने कहा चारों दे दो, ठीक है। तो फिर उसके बाद कोई आपके पास उस पर्टिकुलर डिजाइन में कुछ छूट नहीं रहा, तो स्पिनर्स के कोटे में भी वही वाली हाल है कि कितने तरह के स्पिनर्स हो सकते हैं। बोले साहब मिस्ट्री स्पिनर, दाएं हाथ का स्पिनर, बाएं हाथ का स्पिनर, जूटर, फ्लिपर, गुगली, बोले सब ले आओ, मुझे सब चाहिए, ठीक है। चाहे जैसे हम जिस मैच में खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, लेकिन होना सब चाहिए, वो आपके पास है। लेकिन फास्ट बॉलिंग अगर यहां पर पिच जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अगर बारिश ने कर दिया तो जरूर पेचीदगी होगी और समझ-बूझ से काम लेना होगा। बिल्कुल काम लेना होगा सर, ये कई बार हुआ है ऐसा। स्पिनर्स को लेके हम गए हैं, 15 में से अगर 5 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, 33% कोटे है, तो स्पिनरों ने ही खा लिया है कहीं ना कहीं टीम का। तो उस तरीके से आप देखें तो दिक्कत की बात है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से पिच की जो रिपोर्टिंग आ रही है वो यही समझ में आ रहा है कि भाई दिक्कत होगी और तेज गेंदबाजों को मदद ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। और अगर वहाँ पे हम स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, जिसकी उम्मीद कम है कि बहुत ज़्यादा स्पिनर तो नहीं खेलेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है कि हम 3-3, 4-4 स्पिनरों के साथ जाएंगे, 2 तेज गेंदबाज, तीसरे पेसर हार्दिक पांड्या होंगे, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी भी तो अच्छी बात है कि हार्दिक पांड्या हमारे साथ हैं जो तीसरे पेसर का काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल उस चीज़ को समझना, जितनी जल्दी से जल्दी आप समझ लेंगे, चूंकि आपके पास एडवांटेज है कि आपको वहीं पे मैचेस खेलने हैं और आप पहले पहुंच भी गए हैं, तो आप लगातार हर दिन शाम को प्रैक्टिस के हिसाब से देख भी रहे होंगे कि भाई ड्यू फैक्टर नहीं है, लेकिन गेंद को क्या मदद मिल रही है, किस तरीके का मूवमेंट मिल रहा है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल टीम इंडिया को ये सारे समीकरण विकेट को लेके बहुत जल्दी जो है समझने की जरूरत है।
जितनी जल्दी समझेंगे मैच के दिन उतना ही बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद फिर मजा आएगा देखने में कि अगर गेंदबाजी यूनिट सॉर्टेड है, फिर बल्लेबाजों को देखने में मजा आएगा कि भाई वो जो 200 छक्के लगे हैं 3 घंटे के अंदर, फिर किस तरीके से 50 ओवर में कितने छक्के लगते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल, 180 मिनट के तकरीबन नेट्स में अगर 200 छक्के लग रहे हैं तो ये बाकी टीमों को डराना भी है, मतलब अपने तो हाथ साफ करना ही है। साथ ही साथ ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं उनके अंदर ये पहुंचाना है ये मैसेज कि देख लीजिए हम लोग क्या सोच कर आए हैं और क्या करने वाले हैं। इसीलिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ये मंत्र है भारतीय टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि इसी अप्रोच के साथ जाएंगे। और 2023 में इसी अप्रोच के साथ भारतीय टीम ने फाइनल तक का सफर तय भी किया था। कैसा रहता है भारत का पहला मुकाबला, क्या कुछ और अपडेट्स आते हैं, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।